हेलो। तो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ तक पहुँच गए थे भाई? अपने एल्काइन स्टार्ट कर लिया था। एल्काइन के निर्माण की विधि देख रहे थे। डाई हैलाइड ऑक्साइड एल्काइन का निर्माण देख लिया था अपन ने, है ना। एल्कोहलिक KOH से एल्काइन का निर्माण देख लिया। एल्काइन के भौतिक गुणधर्म देख लिया। अब एल्काइन के रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे अपन, है ना। तो देखो, एल्काइन की रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है। कितने भाई? 4 प्रकार की होती है। तो एल्काइन की रासायनिक पहली अभिक्रिया होती है एसिडिक कैरेक्टर वाली। एसिडिक कैरेक्टर, है ना। दूसरी रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन योगज अभिक्रिया, EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। थर्ड अभिक्रिया होती है रिडक्शन, है ना। ये रिडक्शन अपन पढ़ चुके हैं। एल्काइन से देखो, एल्काइन से एल्कीन, है ना। एल्कीन से एल्केन, ये वही वाली रिडक्शन अभिक्रिया है जो अपने काम आती है। अपचयन इसको कहते हैं। उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण भी अभिक्रिया कहते हैं ना, अपचयन अभिक्रिया, है ना। और ये एक है बहुलीकरण अभिक्रिया, दूसरी है जो चौथी है बहुलीकरण। बहुलीकरण भी अपन पढ़ चुके हैं। बहुलीकरण भी अपन पढ़ चुके हैं। किसमें? देखो, बहुलीकरण क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड C और HH होता है ना, ये HH, इसका बहुलीकरण हो जाएगा C डबल बॉन्ड, है ना, CH डबल बॉन्ड, ये और ये N, ये बन जाएगी, है ना। ये अपन पढ़ चुके हैं। तो पहली रिएक्शन देख लेते हैं अपन, एसिडिक कैरेक्टर वाली। तो देखो, एसिडिक कैरेक्टर, अब देखो ये क्या है, अपन जानते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन है एसिडिक, हाँ, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर में अपन जानते हैं कि जो एल्काइन होता है, एल्काइन में अपन को पता है कि जो छोटी एल्काइंस होती है, अभी अपन भौतिक गुणधर्म में पढ़ा कि जो एक तो एल्काइन है ये वाली CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक ये CH3CH ट्रिपल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड CH, इनमें ये 2 H हैं, ये एसिडिक H होते हैं। ये अपन जानते हैं ड्यू टू क्योंकि बिकॉज EN समानुपाती होती है परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, है ना। तो इसमें S कैरेक्टर 50% होता है। sp कार्बन में 50% S कैरेक्टर होता है। तो 50% की वजह से EN ज़्यादा होती है इसकी EN लगभग 3.2 होती है इसकी EN, है ना। इसकी EN 3.2 होती है लगभग, है ना। तो देखो ये, और पहली बात तो अपन को सीमांत एल्काइन नहीं लेना है, टर्मिनल एल्काइन लेना है। जो इंटरनल एल्काइन होते हैं, बीच में एल्काइन आती है, जैसे ये कोई एल्काइन है C और ट्रिपल बॉन्ड और C, ये एक इंटरनल एल्काइन है। इसमें ये एसिडिक H नहीं होता है, तो टर्मिनल एल्काइन में होता है, ये अपन को पता है। बिकॉज इसकी EN ज़्यादा है, तो एसिडिक एल्केन ये होती हैं, एसिडिक होती हैं। अब देखो, सीमांत एल्काइन में त्रिबंधित कार्बन पर लगा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इसमें ये हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होता है ड्यू टू परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, जिसके कारण इसकी EN उच्च होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन की तरफ खींचते हैं, वह हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलता है। देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन C है और ये हाइड्रोजन है, तो इसमें ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो ये जब निकलता है तो ये H+ के रूप में निकलता है, तो ये एसिडिक H है और ये है अपनी एसिडिक कार्बन, ठीक है, sp कार्बन की वजह से। अब देखो, किसी भी एसिडिक H को चेक करने के लिए, है ना, अब देखो चाहे कोई सा भी एसिडिक H हो, उसको चेक करने के लिए, है ना, चेक करने के लिए उसके विलयन में अपन कर सकते हैं Na का टुकड़ा डाल सकते हैं सोडियम का। अब जैसे ही सोडियम का टुकड़ा अगर डाल देते हैं अपन, तो विलयन में एसिडिक H है, तो तुरंत रिएक्शन होगी और H2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? ये तुम एल्काइन में एसिडिक H चेक नहीं, मैं कह रहा हूँ, कोई सा भी सॉल्यूशन दिया हो तुम्हें, उसमें थोड़ा सा सोडियम का टुकड़ा डालो। टुकड़ा डालने से ही जब तुम जैसे ये कोई वो है बीकर, और इसमें तुम क्या करो, ये कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर तुम सोडियम का टुकड़ा डाल दो। देखो, सोडियम ऐसे तो मतलब पानी में डालते ही तो
फूट जाता है, फटने का कार्य करता है, लेकिन पानी के अलावा और चीज़ों में डालोगे ना तो फटेगा नहीं इतनी जल्दी, है ना। तो इससे एक गैस निकलेगी और गैस निकलेगी H2 गैस। अब H2 गैस को प्रैक्टिकली कैसे देखें, तो एक जलती हुई तीली लाओ, क्या लाओ, जलती हुई तीली। अब जलती हुई तीली इसके पास लाते हैं तो पॉप साउंड देती है, यानी पट 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 पट, जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं वो, जैसे पटाखे फुलझड़ी पट 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 करती है, ऐसे ऐसे पट पट की आवाज आएगी, पॉप साउंड आएगी, पॉप साउंड। तो इस कारण इस टेस्ट को कहते हैं अपन, जो ये सोडियम हाइड्रोजन टेस्ट है ना, सोडियम हाइड्रोजन टेस्ट, सोडियम डाला हाइड्रोजन गैस निकली, इसको कहते हैं पॉप साउंड टेस्ट। क्या पॉप साउंड टेस्ट, अगर पॉप साउंड टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब उसमें कोई भी एसिडिक एच है, उसमें एसिडिक एच है, इसका मतलब उसमें या तो कोई sp कार्बन है, या फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या आयोडीन से जुड़ा हुआ कोई एच है ना, इनसे जुड़ा हुआ, या नाइट्रोजन भी आता है इसमें, है ना, इनसे जुड़ा हुआ कोई एच है, तो ये एसिडिक एच होते हैं, इनसे, है ना, जुड़े हुए। तो अब इसमें रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन अपन देख लेते हैं, है ना। अरे रिएक्शन तो समझनी पड़ेगी ना अपन को, वो टेस्ट वेस्ट तो, ये तो प्रैक्टिकल काम है। अब अपन केमिकल काम कर लें। रिएक्शन देखो, एल्काइन जो होता है, एक तो टर्मिनल एल्काइन होगा, पहली बात तो हमेशा ये वाला एल्काइन काम आएगा, टर्मिनल RC और H, ये एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। ये एल्किल ग्रुप है, ये एल्काइन है ना, और ये एसिडिक H है। तो देखो, जब अपन टर्मिनल एल्काइन लेते हैं तो, है ना, और इसके साथ Na2 की रिएक्शन कराते हैं, किसकी, Na2 की रिएक्शन कराते हैं, तो इस रिएक्शन में ये H हट जाता है और Na लग जाता है, क्योंकि Na का जो वो होता है क्या, मानक ऑक्सीडेशन विभव ज़्यादा होता है, तो ये इसको हटा के इसका ऑक्सीकरण करता है और खुद जग जाता है। इसका मानक अपचयन विभव Na का कम होता है, इसका H का ज़्यादा होता है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर ECS में ऊपर से नीचे जाने पर और जो ऑक्सीडेशन विभव है ना, मानक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो तो होता है कम, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो बढ़ता है। तो अब नीचे वाली धातुएं होती है ना, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, लेकिन उनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है। तो ECS में देखो, लिकबा, सरकाना, मग, सरकाना Na ऊपर आ गया, मग अलमन जनकर फिकड़ कोनी हकू हज 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 H इधर आता है, तो ऊपर से नीचे जाने पर ये Na तो ऊपर आ जाता है, तो मतलब इसका मानक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो दूसरी धातु को ऑक्सीकृत कर देता है, और ये अपन जानते हैं कि ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातु को ऑक्सीकृत करती हैं, और नीचे वाली धातुएं ऊपर वाली धातु को अपचयित करती हैं। क्या करती हैं, अपचयित करती हैं। तो ये अपन पढ़ते हैं ECS में, ऊपर वाली धातुओं का मानक ऑक्सीडेशन विभव ज़्यादा होता है, नीचे वाली धातुओं का कम होता है, नीचे वाली धातुओं का मानक अपचयन विभव ज़्यादा होता है। तो देखो, लिकबा, सरकाना, मग अलमन जक्कर फिकड़ कोनी सन पब हकु हज अज हज अज एजी का ऑक्सीमो अपचयन विभव सबसे अधिक है, ये एजी एक अपचयन कारक है। और लिकबा LI के, सरकाना SN SR, है ना, ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन कारक है, ठीक है, समझ आई बातें। ये तुम्हें मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था। तो अब ये इसको हटाएगा, रिस्क लग जाएगा, ये तो अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझ चुके हैं। तो देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड CNA बन जाएंगे 2, और प्लस एक H2 गैस निकल जाएगी। 2 क्यों लिए, ताकि ये H2 गैस बन जाए, एक ले लेते तो यहाँ हाफ H2 गैस बन जाती, हाफ H2 गैस बन जाती, और जलती हुई तीली डालने पर कैसा साउंड देगी, पॉप साउंड देगी। ये क्या साउंड देगी भाई, पॉप साउंड देगी, बिल्कुल। अब देखो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर रिएक्शन हुई है, तो इसमें जो Na है वो पहले इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इसका Na++ 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन जाके इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, और इसमें इसको निकाल देगा H के रूप में, और ये निकल जाएगा, ये हाफ H2 के रूप में निकल जाएगी आधी गैस, और ये Na इधर जाके जुड़ जाएगा, ये होती है। और ये जो बना है, ये क्या बना है, ये एक लवण बना है, क्या बना है, लवण। क्यों, RC ट्रिपल बॉन्ड
RCN, इसको सही ढंग से लिखें, RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये लवण बन गया एक, इसको कहते हैं सोडियम एल्केनॉइड। एल्केनाइड क्या कहते हैं इसे? सोडियम एल्केनाइड। क्या कहते हैं इसे? सोडियम एल्केनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सोडियम एल्केनाइड कहते हैं, है ना। अब देखो एल्केनाइड कैसे बनाइए, देखो सोडियम तो सोडियम, पर ये एल्केनाइड कैसे बन गया, तो देखो इसको लिखने के लिए देखो Cl होती है क्लोरीन, क्लोरीन टूट के बनाती है Cl नेगेटिव, तो इसे कहते हैं क्लोराइड, राइड आइड आ रहा है ना। ऐसे ही फ्लोरीन टूट के बनाती है F नेगेटिव, तो इसे कहते हैं फ्लोराइड, है ना। आइड समूह लग रहा है, आइड तो एल, ये क्या है? एल्काइन ग्रुप है। अब एल्काइन ग्रुप टूट के बना रही है RC ट्रिपल बॉन्ड C और नेगेटिव, है ना। तो देखो ये क्या है? एल्काइन, एल्काइन क्या है भाई? एल्काइन, तो एल्काइन क्या बनाएगी? एल्काइन, एल्काइन बनाएगी एल्केनॉइड, एल्केनॉइड, आइड समूह लग जाएंगे, जैसे क्लोराइड तो एल्केनॉइड, है ना, एल्केनॉइड ग्रुप लग जाएगा, तो इसलिए इसका नाम है सोडियम एल्केनॉइड, ठीक है। अब देखो जो इस प्रकार की रिएक्शंस होती है वो कितनी होती हैं, देखो कितनी होती है, कितनी हो गया, बहुत सारी होती है। देखो कौन कौन सी होती है, ये लिया तो मैंने एल्किल ग्रुप RC ट्रिपल बॉन्ड C। अब मैं सारी इसकी एसिडिक रिएक्शन देख रहा हूँ, कौन सी? एसिडिक रिएक्शन। अब एसिडिक रिएक्शन में सीधी बात है यही बॉन्ड टूटेगा, एसिडिक रिएक्शन है तो देखो पहली तो है अपनी Na के साथ, जो अपन अभी पढ़ चुके हैं, Na सोडियम के साथ वो देता है सोडियम एल्कानाइड RC ट्रिपल बॉन्ड C और Na प्लस हाफ H2 गैस, जो क्या देखी? पॉप साउंड टेस्ट, ये सोडियम एल्कानाइड बन गया अपना, है ना। ये पहली रिएक्शन तो ये हो गई। सेकेंड रिएक्शन इसकी है भाई Na प्लस NH2, किससे? Na प्लस NH2 से, जो NH2 नेगेटिव, Na प्लस NH2 नेगेटिव, यानी इसे कहते हैं अपन हकीकत में NaNH2, ये तो अपन पढ़ा ना, NaNH2, इसे बस प्लस माइनस के रूप में लिख दिया। NaNH2 क्या है? सोडामाइड, सोडामाइड, सोडियम और एमाइड का बना हुआ सोडामाइड, ठीक है। अब सोडामाइड में क्या है? ये Na पॉजिटिव है, ये NH2 नेगेटिव है, तो ये इस H प्लस को लेके भागेगा और ये देगा, तो ये क्या दे देगा? वही सोडियम एल्केनॉइड देगा, है ना। प्लस इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो NH3 अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा? अमोनिया गैस निकलेगी, अमोनिया गैस निकल जाएगी इसमें साइड प्रोडक्ट के रूप में। कौन सी गैस निकल जाएगी? सोडियम, और वही सोडियम एल्केनॉइड बन जाएगा। थर्ड रिएक्शन देखो इसकी, थर्ड रिएक्शन क्या है? थर्ड रिएक्शन है टॉलेन अभिकर्मक से। इस रिएक्शन को अच्छे से समझो, किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं अपन? ये एल्काइन की अभिक्रिया अपन टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन रिएजेंट से कराते हैं। तो टॉलेन रिएजेंट होता क्या है? देखो टॉलेन रिएजेंट होता है AgNO3 प्लस NH4OH, ये याद रखना है। देखो अभिकर्मक को अपन को ऐसे कैसे याद रखना है? टॉलेन अभिकर्मक, ऐसा करो, मैं एक तुम्हें बात बताता हूँ, अभी तो इतनी ज़्यादा रिएक्शन हुई नहीं है, तो एक है ना, एक ये जो मैं चैप्टर कर रहा हूँ इसमें तुम्हें ना एक पन्ना लो, है ना, और उसमें जैसे लिंडलार अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक, है ना, जितने भी अभिकर्मक है, फिंकलेस्टाइन अभिकर्मक, फेलिन विलियन, इनके नाम लिखो, है ना, इनके नाम लिखो और नाम के आगे इनका फॉर्मूला लिख दो, है ना, फॉर्मूला लिख दो, और इनका एक जो आईयूपीएसी नाम है ना वो भी लिख लो, ताकि ये अपन को समझ आए कि हाँ टॉलेन अभिकर्मक होता क्या है ना। इसका आईयूपीएसी नाम है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम है एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेल है ना, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेल,
है ना, अमोनिया सिल्वर नाइट्राइल। तो अब इसमें जो बनेगा वो क्या है, इसको हटाओ और इसकी जगह पे क्या प्लस वाला भाग आएगा। अब प्लस वाला भाग इसमें जो NH4OH है ना, ये तो जलीय अमोनिया कहते हैं इसे। अमोनिया जल में घुला हुआ है, ये क्या है ये अमोनिया का जलीय विलेन है ये। देखो NH4 मैंने तुम्हें बहुत बार सिखाई है ये बात का, क्या बात सिखाई है मैंने, देखो तुम्हें बहुत बार सिखाई है कि जलीय अमोनिया का है ना, एक्वस NH3 कहे, है ना, NH3 प्लस H2O कहे, या तुम्हें कहे NH4OH, ये सारी बातें एक ही होती है। इस सब का मतलब है अमोनिया जल में घुला हुआ है, अमोनिया का जलीय विलयन है। क्या है, तो ये तो इसमें हम विलयन का काम कर रहा है भाई, ये तो इसमें विलयन का काम कर रहा है भाई, है ना, ये तो इसमें विलयन का काम कर रहा है ना। तो अब इसमें क्या जो बनेगा, जो रिएक्शन होगी वो ये देखा, ये देखा, तुम्हें ये बातें समझ आनी चाहिए कि कौन विलियन का काम कर रहा है, विलायक का काम कर रहा है। तो ये जो टोलेन अभिकर्मक होता है, इसमें ये विलायक होता है, ये रिएजेंट होता है काम करने लायक। काम करने लायक कौन है ये, तो उस पर डबल टिक कर दिया करो कि ये काम करने लायक चीज है। तो अब ये जो AgNO3 टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। अब देखो NO3 माइनस H प्लस को लेके जाएगा तो ये बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C और Ag। देखो Ag और ये नेगेटिव और प्लस बन रहा है HNO3, एक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, एसिड बन रहा है, जो तो जाएगा, है ना। पर ये देखो तुम्हें पता है कि AgCl बनता है, AgBr बनता है, AgI बनता है। मतलब सिल्वर के साथ जो जो चीज़ लगती हैं, सिल्वर चांदी होती है ना भाई, चांदी के साथ जो भी कोई आयन लग जाए तो उसकी PPT बन जाती है। इसकी व्हाइट PPT बनती है, इसकी थोड़ी हल्की येलो यानी लाइट येलो, ये लाइट येलो PPT बनती है, इसकी बिल्कुल येलो PPT बनती है ना। तो इसकी भी PPT बनेगी, क्या बनेगी, PPT। ये है सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट, इसकी PPT बनेगी, है ना। और जो ये PPT बनेगी ना, ये जो PPT बनेगी, ये PPT होगी वाइट PPT अवक्षेप बनेगा। एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। देखो मैंने गलत नाम लिख रखा है, मैंने लिख रखा है सिल्वर नाइट्राइड की PPT बनेगी, पर सिल्वर नाइट्राइड नहीं है, सिल्वर एल्काइनाइड है। ये क्या है, एल्काइनाइड, इसमें थोड़ी सी गलती कर रखी है मैंने नोट में। तो ये है सिल्वर एल्काइनाइड, SILVER एल्काइनाइड। सिल्वर एल्काइनाइड की वाइट PPT बनती है। कैसी PPT बनती है भाई, सिल्वर एल्काइनाइड की वाइट PPT बनती है टोलेन अभिकर्मक के साथ रिएजेंट में, है ना, रिएजेंट में, है ना, टोलेन अभिकर्मक के साथ, अभिकर्मक के साथ, है ना, ये अभिक्रिया बनती है ना। अब एक और होता है, इस टोलेन अभिकर्मक के अलावा भी एक और होता है जिसके साथ क्रिया कराई जाती है, उसे कहते हैं अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड। क्या कहते हैं, अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड, है ना, अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड, है ना। अब देखो अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड एक और होता है, चौथा रिएजेंट, है ना। तीन तो हो गई, एक तो ये Na के साथ रिएक्शन हो गई, एक ये सोडामाइड के साथ रिएक्शन हो गई, एक टोलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन हो गई एल्काइन की, एसिडिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं अपन। एक और रिएक्शन होती है एल्काइन की रिएक्शन, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये एल्काइन की रिएक्शन विद अमोनियकल
कॉपर क्लोराइड कह दो या क्यूप्रस क्लोराइड कह दो, अमोनियकल कॉपर कह दो या क्यूप्रस कह दो, क्यूप्रस ज्यादा सही है। क्लोराइड के साथ रिएक्शन, इसका फॉर्मूला क्या है, Cu2Cl2 प्लस NH4OH। ठीक है, देखो क्यूप्रस होता है एक क्यूप्रिक होता है। कॉपर दो तरह से पाया जाता है, एक पाया जाता है क्यूप्रस, एक पाया जाता है क्यूप्रिक। देखो एनसीईआरटी में दो ही रिएक्शन है, ये वाली बस, ये टोलेन अबेगर्मक के साथ कोई रिएक्शन नहीं है एनसीईआरटी की बुक में। ये अमोनियकल को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। देखो एक होता है क्यूप्रस, एक होता है क्यूप्रिक। क्यूप्रस होता है भाई Cu+1 के रूप में, और क्यूप्रिक होता है Cu+2 के रूप में। ठीक है, क्यूप्रस Cu+1 के रूप में, क्यूप्रिक होता है Cu+2 के रूप में। कॉपर +2 के रूप में होता है, क्यूप्रिक कहते हैं, और क्यूप्रस कहते हैं Cu+1 के रूप में। अब इसके जो रिएजेंट होता है फिर ये वही NaOH तो विलायक है, NaOH की कोई रिएक्शन नहीं होगी तो इसमें ये टूटेगा तो Cu+1 के रूप में जाएगा। देखो ये टूटना समझो, क्यूप्रिस क्लोराइड है, क्यूप्रस तो Cu+1 के रूप में टूटेगा, प्लस Cl नेगेटिव के रूप में जाएगा। तो इसका जो बनेगी वो देखो RC ट्रिपल बॉन्ड C और Cu बनेगा, इस पर आएगा नेगेटिव और इस पर आएगा पॉजिटिव। तो इसकी जो एक पीपीटी बनेगी, ये क्या है, क्यूप्रस एल्काइनाइड, इसको कहते हैं क्यूप्रस एल्काइनाइड या कॉपर एल्काइनाइड। कॉपर के साथ एल्काइनाइड है ना, तो कॉपर एल्काइनाइड कहते हैं, कॉपर एल्काइनाइड। अगर इसके नाम को लिखे, क्योंकि इसकी जो संयोजकता है +1 है, तो इसको इसलिए कहते हैं क्यूप्रस एल्काइनाइड। इसकी जो पीपीटी होती है ना, वो रेड पीपीटी होती है, रेड पीपीटी होती है। क्या होती है भाई, रेड पीपीटी होती है। ये काम किया भाई, ये काम किया भाई। ठीक है, अब देखो एल्काइन की रिएक्शंस हो गई है ना, पर देखो ये सिर्फ टर्मिनल एल्काइन देगी, क्योंकि ये सारी एसिडिक रिएक्शंस है, ये सिर्फ टर्मिनल एल्काइन देगी। अगर इंटरनल एल्काइन हो, क्योंकि इसमें एसिडिक H नहीं होता, ठीक है, ना तो सोडियम के साथ देगी, ना सोडामाइड के साथ देगी, ना टॉलरेंट रिएजेंट के साथ देगी, ना कॉपर अमोनियकल इसको कहते हैं अमोनियकल कॉपर क्लोराइड, अमोनियकल कॉपर क्लोराइड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लो, है ना, इसके एग्जांपल देख लो। इथाइन है, दो एसिडिक H है, अगर ये ज्यादा मात्रा में लिया है, ये कम मात्रा में लिया है, तो एक ही H को संतृप्त करेगा, एक ही H को करेगा, तो ये मोनोसोडियम इथाइन है, या फिर एसिटिलाइन कहते हैं, एसिटिलाइनाइड, है ना। अगर 2 मोल लिए जाए तो 2 कर देगा डाइसोडियम इथाइनाइड, है ना, डाइसोडियम इथाइनाइड। अब देखो ये प्रोपीन है, इसमें सिर्फ एक ही एसिडिक H है, ये एसिडिक H नहीं है, तुम्हें भी पता है ये बात। सोडियम के साथ सोडियम प्रोपानाइड, सोडामाइड के साथ सोडियम प्रोपानाइड, है ना। अब देखो ये देखो, ये तुम्हारे बात, ये तो होता है Cu कॉपर में Cu+1, ये होता है क्यूप्रस, Cu+2 ये होता है क्यूप्रिक। अब CuCl2 में Cu है जो +1 में है, किस में है, +1 में, Cu+1 में, इसको गलत करो, +1 के रूप में है, +1 के रूप में। तो ये CuCl कह दो इसे, चाहे CuCl2 कह दो, एक ही बात होती है। CuCl2 कह दो चाहे CuCl कह दो, एक एक का भाग दे दिया ना, दो का, तो एक एक आ गया। तो ये क्यूप्रस क्लोराइड है और ये क्यूप्रिक क्लोराइड होता है CuCl2। क्या होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड, नाम के साथ समझना सीखो, है ना। इनके साथ जो रिएजेंट होती है, इसकी व्हाइट पीपीटी होती है, इसकी कैसी पीपीटी होती है भाई, इसकी रेड पीपीटी होगी। कैसी, रेड पीपीटी होगी। रिएक्शन समझ आई, बिल्कुल समझ आई होगी, क्यों नहीं आए भाई। तो अब देखो थोड़ा सा समझो। अब अगर इसमें टॉलेन अभिकर्मक क्या देते हैं, टॉलेन, है ना, तो देखो इंटरनल एल्काइन तुम्हें पता है, इसमें एसिडिक H नहीं होता, H नहीं होता, इसमें एसिडिक H होता है। अगर टर्मिनल एल्काइन का विलयन लिया जाए, है ना, और उसमें AgNO3 प्लस NH4OH डाला जाए, ये क्या है, टॉलेन अभिकर्मक। अपन को पता है कि टॉलेन अभिकर्मक इसके एल्काइन के एसिडिक H से रिएक्शन करके एक पीपीटी देता है, जिसे अपन कहते हैं, कौन सी पीपीटी कहते हैं, सिल्वर की पीपीटी देता है, सिल्वर एल्काइनाइड व्हाइट
पीपीटी देता है, व्हाइट पीपीटी देता है। अगर तुम्हें 2 सॉल्यूशन दिए जाएँ, उसमें एक इंटरनल एल्काइन हो, एक टर्मिनल एल्काइन हो और उसमें दोनों में 2-2 बूंद $90 की डाल के अपन चेक करें, तो अपन देख लेते हैं कि एक में पीपीटी आ रही है, एक में नहीं आ रही। पीपीटी जिसमें आ रही है उसमें अपन समझ जाते हैं कि इसमें हाँ टर्मिनल एल्काइन है, एसिडिक एच है, तो पीपीटी आई है। बिल्कुल यही टेस्ट अपन उससे भी कर सकते हैं, क्यूप्रस को वो अमोनिया क्यूप्रस क्लोराइड से भी कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा अंतर है ब्यूट टू इन में अंतर और ब्यूट वन इन। देखो अपन को पता है कि ब्यूट टू इन होता है वो ऐसा होता है और ब्यूट वन इन ऐसा होता है। तो ब्यूट वन इन में टर्मिनल एल्काइन होती है, तो ये अपन रिएक्शन दे देते हैं भाई, बिल्कुल ठीक है। तो देखो अगले रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है भाई? इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया। इस प्रकार के रिएक्शंस में 3 प्रकार के योग होंगे, HX का योग होगा, X2 का योग होगा और H2O का योग होगा। 3 प्रकार के योग होंगे, जिनमें से देखो पहला योग है एडिशन ऑफ HX ऑन एल्काइन। देखो HX का योग कैसा होगा? HX देखो तुम्हें पता है कि इसमें ये होता है नेगेटिव पार्ट, ये होता है पॉजिटिव पार्ट। देखो पॉजिटिव पार्ट ये खुद एक नेगेटिव पार्ट है, तो इससे कौन सा आगे जुड़ेगा भाई? कौन सा आगे जुड़ेगा? इसमें से देखो ये H को हटा के ये H तो जुड़ नहीं सकता, एक से तोड़ के जोड़ो तो जुड़ नहीं सकता, तो इसमें ये पूरा जुड़ता है। और कैसे जुड़ेगा? वही HX का योग एल्कीन पे कराओ। देखो HX का योग तुम चाहे एल्काइन पे कराओ, चाहे अपन ने पिछली रिएक्शंस में एल्कीन पर कराया, सेम है, बिल्कुल डिक्टो सेम होता है। ये रिएक्शन डिक्टो सेम रिएक्शन होती है, डिक्टो सेम। इसमें क्या होगा? वही मार्कोनी का रूल लगेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा पॉजिटिव चार्ज आएगा? इस पर आएगा या इस पे आएगा? कौन सा स्टेबल है? ये वाला स्टेबल है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पे ये X आके जुड़ेगा, इस पर H जुड़ेगा। मार्कोनी का H जहाँ वहाँ जुड़ेगा जहाँ H पहले से ही ज्यादा होंगे, जुड़ गया। अब तुम्हें पता है ये तो एल्काइन एल्किल हैलाइड बन गई, एल्किल हैलाइड पर HX का योग नहीं बना पिछली क्लासों में अपन ने, पिछली क्लासों में यही रिएक्शन पड़ी। अब यही रिएक्शन दोबारा होगी मार्कोनिकॉफ रूल से, फिर एक और H जुड़ेगा, तो इससे जेम डाइहैलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? जेम डाइहैलाइड। इसकी मैकेनिज्म ये रही। क्या है इसकी मैकेनिज्म में देखो, मैकेनिज्म में समझो वही है। सबसे पहले क्या आएगा? ये H प्लस अटैक करेगा, ये H प्लस। अब देखो ये H प्लस ऐसे अटैक नहीं करेगा, ये H प्लस खाली है इलेक्ट्रॉन अधिक इधर इसमें है, किस पे? कार्बन पे, तो ये अटैक करेगा, इस पे तीर का निशान गलत है। ये H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, H प्लस इससे जुड़ेगा, H प्लस जुड़ते ही ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, या तो यह बनेगा इसमें से, ये जो बॉन्ड टूटेगा इससे या तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा या ये वाला। अपन को पता है कि 1 डिग्री स्टेबल नहीं होता है तो ये नहीं बनेगा, 2 डिग्री स्टेबल होता है तो मोर स्टेबल यही बनेगा। और यही मार्कोनिकॉफ का रूल है, यही मार्कोनिकॉफ का रूल है कि H अधिक H की तरफ जाएगा, अधिक H इस पर है क्या? इस पे है, एक है, इस पे है ही नहीं, है ना। तो ये नॉर्मल कार्बोकेटाइन नहीं है। ये क्या है? ये नॉर्मल कार्बोकेटाइन नहीं है, ये एक ऐसा कार्बोकेटाइन है जिस पर डबल बॉन्ड भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। यानी देखो इसके पास अपूर्ण विन्यासी है, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज है। ये एक विनाइल कार्बोकेटाइन है, विनाइल कार्बोकेटाइन है, CH2 डबल बॉन्ड C और उस पर पॉजिटिव चार्ज। ये एक विनाइल कार्बोकेटाइन है, डबल बॉन्ड वाला C अत्यधिक EN रखता है और जिसकी EN अधिक उस पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो इस पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है हाईली अनस्टेबल है। क्या है? हाईली अनस्टेबल, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो इस पर जो एस एक्स माइनस है ये बचा हुआ है, ये इस पर अटैक करेगा। क्या करेगा भाई? अटैक करेगा, है ना। तो ये जो X माइनस है ये दोबारा अटैक करेगा। तो देखो विनाइल कार्बोकेटाइन में H प्लस मोरियन वाले कार्बन परमाणु पर आता है तथा डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होने से इसमें रीअरेंजमेंट की क्षमता भी नहीं होती, इसलिए एल्काइन से बनने वाला विनाइल कार्बोकेटाइन अत्यधिक अस्थायी होता है। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन योग अभिक्रिया अधिक मंद गति से होती है। कैसी होती है? मंद गति से। मंद गति से होने का कारण क्या है? कि जो विनाइल कार्बोकेटाइन बना है उस विनाइल कार्बोकेटाइन बहुत अनस्टेबल है, क्योंकि एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज दोनों है, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज दोनों है। एक बात बताओ, क्या फ्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है? नहीं। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है? नहीं, क्योंकि इनकी EN ज्यादा होती है। क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है? नहीं। तो ऐसे ही sp कार्बन होता है, इसकी EN 3.2 होती है, sp कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा? नहीं। इन सब पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, हाईली।
अब जब ये खुद ही स्टेबल नहीं है तो आगे प्रोडक्ट बनाने में ये बहुत स्लो कर देंगे, क्योंकि रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली किसके समानुपाती होती है, इंटरमीडिएट जो मध्यवर्ती बनता है उसके स्थायित्व पर, और यहाँ तो मध्यवर्ती ही स्थायी नहीं है। तो जब जब मध्यवर्ती ही स्थायी नहीं है तो ये रिएक्शन वेरी स्लो गति से होती है। तो जबकि एल्कीन से बनने वाला जो कार्बोकैटायन होता है, जो एल्कीन होती है, एल्कीन में जब ये मार्कोनिकॉफ रूल से HX का योग कराया जाता है अपन को, तो उसमें देखो ये जो जाता है H+ वो अधिक कार्बन पे जाता है, इसमें एक अधिक स्थायी कार्बोकैटायन बनता है, क्योंकि इसमें देखो अल्फा H भी बढ़े और इसमें डबल बॉन्ड का कोई सिस्टम नहीं है, और एक sp3 कार्बन है। ये तो sp2 कार्बन है, लेकिन ये इसके बगल वाले तो sp3 है। तो जब मध्यवर्ती स्थायी होता है तो रिएक्शन फास्ट होती है। मतलब HX का योग तुम दो जगह कराओ, एक तो कराओ तुम भाई साहब एल्काइन में, एक कराओ तुम एल्कीन में, तो एल्काइन की रिएक्शन वेरी स्लो होगी, जबकि एल्कीन की रिएक्शन फास्ट होगी। सीधी सी बात है। तो अब इसकी मैकेनिज्म समझो। H+ के रूप में होता है, तो H+ इस पर जाएगा, CH2 पॉजिटिव वही बनाएगा विनाइल कार्बोकैटायन। अब विनाइल कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल, तो इसके साथ ही ये जाएगा, जाके ये बना देगा। अब ये क्या बन गया, एल्किल हैलाइड, एल्की एल्कीन, डबल बॉन्ड और उस पर X-। अब इस स्टेप में देखो फिर से दोबारा H+ आएगा, HX का योग दोबारा होगा, फिर से इसमें जाएगा और X- इधर है। तो देखो अब जो यहाँ जो X- है वो क्या इधर से अटैक कर सकता है, ऊपर से नहीं, वो नीचे से अटैक करेगा, एंटी अटैक करेगा। क्या करेगा, एंटी अटैक। तो देखो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन प्लस रेजोनेंस भी है इसमें। देखो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला रेजोनेंस भी है इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा स्थायी कार्बोकैटायन बना है, बहुत ज़्यादा, ड्यू टू रेजोनेंस, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस के कारण। अब इसमें जब ये पॉजिटिव से अच्छा खासा स्थायी कार्बोकैटायन बनता है तो ये रिएक्शन यहाँ से फास्ट होती है। देखो इसका ये वाला स्टेप होता है ना, ये तो वेरी स्लो स्टेप होता है ड्यू टू ये विनाइल कार्बोकैटायन, है ना, विनाइल कार्बोकैटायन। तो देखो 1 डिग्री नहीं बनेगा, 2 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री विद रेजोनेंस बनेगा, तो इससे ये जेम डाइहैलाइड रिएक्शन बन जाएगी। तो तुम्हें रिएक्शन समझ आ गई, है ना। तो देखो इसकी की पॉइंट, इसमें जो मध्यवर्ती बनता है वो क्या है, विनाइल कार्बोकैटायन नॉन रीअरेंजेबल है भाई, नॉन रीअरेंजेबल होता है, इसमें रीअरेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन योगज अभिक्रिया की क्रियाशीलता एल्कीन की ज्यादा होती है, एल्काइन की कम होती है, क्योंकि इसमें जो विनाइल कार्बोकैटायन ये अनस्टेबल होता है। कैसा होता है भाई, अनस्टेबल होता है। ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अभिक्रिया की क्रियाशीलता किसके समानुपाती होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन टू द एल्कीन का जो कार्बोकैटायन है इज मोर स्टेबल देन विनाइल कार्बोकैटायन कम स्टेबल होता है। तो देखो इसमें HBr का एक्वस का योग कैसा, 1 इक्विवेलेंट लिया गया है, यानी ये 2 इक्विवेलेंट, ये 1 इक्विवेलेंट, तो एक ही जगह लगेगा, दोनों को बराबर लिया गया है। तो अगर ये 1 इक्विवेलेंट लिया गया है, ये 1 इक्विवेलेंट लिया गया है, पर इसमें से सिर्फ एक ही H लग सकता है, इसमें X को एक और H, X को एक और Br चाहिए, तो एक और Br 2 इक्विवेलेंट, यानी एक इसके 1 इक्विवेलेंट लेंगे, इसके 2 इक्विवेलेंट लेंगे, तब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना। ये देखो इसमें एक टर्मिनल एल्काइन सिर्फ ये है, कौन सा, ये तो यही वाली रिएक्शन होगी। 1 मोल लेंगे तो 2 मोल लेंगे तो ये वाली रिएक्शन होगी, सिंपल है भाई, है ना। तो देखो अब आएगा इसका X2 का योग, क्या आएगा भाई, X2 का योग, X2 का सिंपल योग होता है, देखो ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, है ना। तो देखो अब अपन देखते हैं X2 का योग, किसका योग देखेंगे, X2 का योग। देखो X2 का योग तो बहुत सीधी सी रिएक्शन है भाई। देखो X2 का योग में क्या करना है, एल्काइन की अभिक्रिया X2 मतलब F2Br2Cl2 और I2। अब इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होता है, ये होता है भाई, कौन होता है, रिएक्शन की क्रियाविधि तुम्हें पता है, ये बहुत स्लो होगी, ये वेरी फास्ट होगी, ये फास्ट होगी, वो Cl2 पहले आएगा, Br2 बाद में आएगा, ये थोड़ी स्लो होगी, इससे फास्ट ही होगी। सबसे ज़्यादा ये विस्फोटक होती है, एल्कीन में पढ़ा था, ये विस्फोटक होती है ना, विस्फोटक होती है। तो उसमें इसका योग तो कराएंगे नहीं, इसकी होती नहीं है बेचारे की, होती भी है तो वो फिर HX बनता है लास्ट में, वो HX प्रबल ऑक्सीकारिक अम्ल है,
प्रबल ऑक्सीकारिक अम्ल है, फिर वो दोबारा कर देता है। फिर अपन को वो लेने पड़ेंगे क्या, HNO3 लेने पड़ेगा, वो भी क्या लेते हैं, एक और लेते हैं ना, वो लेने पड़ेंगे जिससे फिर ये रिएक्शन होगी। तो इन दोनों को तो काम ही नहीं है। Cl2Br2 की बात कर लो भैया, Cl2Br2 की बात कर लो। अगर एल्काइन की रिएक्शन करा रहे हैं, एल्काइन के रिएक्शन का, अब इसमें देखो टर्मिनल हो चाहे विदाउट टर्मिनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, है ना। टर्मिनल हो विदाउट टर्मिनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें देखो X2 का योग कराओ, अब इसमें कम मोल लें, इसके बराबर इसके मोल लें, यानी कि 1 मोल, ये 1 मोल, तो देखो एक ही एल्किन लगेगी, क्या एक ही, ये जुड़ गई। लेकिन अगर 2 मोल ले लिए जाए, 2 मोल, तो भैया ये ऐसा बन जाएगा, एक्स 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 एक्स। बस अब देखो, मेन काम की चीज़ इसमें ये तो बनाना आता है तुम्हें, इसका कोई मतलब भी नहीं है। ये मेन काम की बात है भाई। इसमें जो विलायक लिया जाता है, इसको अपन 2 मोल को कह सकते हैं आधिक्य, क्या कह सकते हैं, आधिक्य। जो मतलब विलायक लिया जाता है भाई, विलायक, इसमें जो विलायक लिया जाता है वो लिया जाता है CCl4। ये एक अध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलायक है। तो ब्रोमीन है जो अध्रुवीय विलायकों में घुला होता है। जब ब्रोमीन, देखो Br2 होती है, अपन को पता है कि इसका कलर वॉयलेट कलर का होता है, इसका कलर, ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इसका कुछ कलर होता है शायद येलो कलर का, इनका कलर होता है सबका, है ना। इसका रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इसका वॉयलेट कलर होता है, या ना कुछ ऐसे कलर होते हैं इनके, मैंने पिछली क्लास में बताए थे, है ना। तो ब्रोमीन का कलर होता है ना, वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, Br2 का कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश बी आर रेडिश ब्राउन कलर होता है, यानी हल्का लाल भूरा कलर का होता है, लाल भूरा मटमैला सा, है ना, मटमैला सा कलर। इसको गेरुआ कलर भी कहते हैं अपन अपनी भाषा में, कैसा कहते हैं, गेरुआ कलर। गेरुआ कलर तो थोड़ा ज़्यादा लाल हो जाता है, ये हल्का मटमैला लाल है ना। तो देखो अब ब्रोमीन, अब देखो या तो इसे ब्रोमीन वाटर में डालो H2O, H2O में तो अलग इसका कलर ही खत्म हो जाता है। इसको डाल देना अपन CCl4 में, तो इसका रेडिश ब्राउन कलर बना रहता है। तो इसलिए ब्रोमीन के साथ CCl4 विलायक लिया जाता है। अब जब ये विलायक लेते हैं और फिर अपन कोई एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं, जैसे CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसकी, है ना, इसकी जब अपन ब्रोमीन Br2 1 मोल, है ना, और वो CCl4 और वही रिएक्शन 2 मोल के साथ करा दो, क्या करा दो, Br2 2 मोल विद CCl4, वही रिएक्शन ऐसे करा दो। तो इसमें जो रिएक्शन में बनता है वो है CH3 C डबल बॉन्ड CH, और ये Br, है ना। इसमें जो बनता है भाई, वो बनता है CH3 C Br CH Br तो देखो इसमें क्या हुआ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया कराने से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना है। इसमें जो Br2 का रेडिश ब्राउन कलर का था, वो ये हो जाता है कलरलेस, ये भी कलरलेस। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट आ गया नहीं, वही पिछली एल्कीन में पढ़ा था, ये कैसे कहते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन जल टेस्ट कहते हैं इसे, ब्रोमीन वाटर। अब ऐसे मत समझ लेना कहीं CCl, ये इसमें ब्रोमीन है और पानी है, Br+H2O नहीं। ब्रोमीन तुम्हें पता है कि F2 होती है गैस, Cl2 होती है गैस, पर ब्रोमीन होती है द्रव, और आयोडीन होती है ठोस, तो ये ब्रोमीन पानी की तरह लिक्विड होती है, इसलिए इसे कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन के पानी में तुमने क्या डाला, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डाला, तो उसका कलर कैसा हो गया, ब्रोमीन पानी का, वो रेडिश ब्राउन कलर से कलरलेस हो गया, यही तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, ये अपन पढ़ चुके हैं। कौन कौन देता है, सी डबल बॉन्ड सी वाला सी डबल बॉन्ड सी वाला देता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाला देता है, एक ये देता है और एक ही ये देता है, कि देते हैं भाई। अगली रिएक्शन है भाई एडिशन ऑफ वाटर, है ना। अगली रिएक्शन क्या है भाई, एडिशन ऑफ वाटर। तो देखो वाटर का जो योग होता है वो सीधा योग होता है, कैसे होता है, सीधा योग होता है, मतलब वाटर पूरा जुड़ जाता है। पर ये जो जुड़ता है ये क्योंकि देखो मेरी बात समझो, अपन
अच्छे से समझते हैं कि जो एल्काइन होती है ये टर्मिनल एल्काइन देगी ये रिएक्शन, है ना भाई। ये रिएक्शन टर्मिनल एल्काइन देगी, है ना। जो ये रिएक्शन होती है इसमें जो अपन वाटर ले रहे हैं ये एक खुद विलायक है और ये बहुत कम क्रियाशील होता है। वाटर वाटर होता है बहुत कम क्रियाशील होता है। क्या होता है, बहुत कम क्रियाशील होता है। इस कारण ये सीधे पानी से रिएक्शन नहीं होती, इसमें अपन को और भी चीज लेनी होती है। जैसे अपन HgSO4 लेते हैं जिसमें Hg+2 और SO4-2 के रूप में होता है। इस रिएक्शन को एक वैज्ञानिक ने खोजा जिसका नाम ही कुछ अजीब था भाई। को देखो नाम मैं लिख रहा हूँ, कोचरेव कुछ कुछ रोग रिएक्शन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, कुछ रोग रिएक्शन, कुछ रोग कुचेराव कोटेराव कुटेराव कुटेराव रिएक्शन कहते हैं। Hg+2 और SO4-2 उपस्थित होता है। अब इसमें से तुम्हें देखो C डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, एक बॉन्ड टूट के तुम्हारा इधर तो जुड़ जाएगा OH और इधर H। अब ये कैसे जुड़ा, वही MkW से, MkWr से, MkWr से लगाना है भैया। अब तुम्हें पता है जब ये बनता है, ये जो समूह बनता है डबल बॉन्ड पर OH ग्रुप और बगल में sp3 वो H है, कोई भी एक H हो तो ये इनॉल बन जाता है। इनॉल क्या बन जाता है, ये इनॉल है और इनॉल अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। तो इसमें ये देखो क्या होगा, इसमें जो H है ना ये H इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और इस पर लगेगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा इस पर लगेगा और इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये आएंगे इधर। तो ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। ये इनॉल का क्या होता है, परावर्तन होता है। वो CH और एक H पहले से ही था, ये H और चला गया, ये एक और H आ गया और ये देखो एक O पहले से था, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, इसका एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो, ये बन गया कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। तो ये बन जाएगा RCCH3 डबल बॉन्ड O, कीटोन बन जाता है इनॉल कीटोन। ये इनो 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 कीटो रूप है, इनो कीटो रूप, है ना। कीटो रूप, ये इनो रूप है, ये कीटो रूप है ना। ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है क्योंकि डबल बॉन्ड पर OH ग्रुप अनस्टेबल होता है ना, अनस्टेबल होता है। तो इसके रिएक्शंस देख लो जल्दी से, वही है Hg+2 की उपस्थिति में करानी है, ये हो जाएगी। ये असम्मित एल्काइन है, ये इनॉल या एसीटोन बनाने की भी रिएक्शन है। क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन बनाने की भी रिएक्शन है। ये एल्काइन से एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन भी है। ये रिएक्शन अपन उसमें पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन, ठीक है। यही रिएक्शन देखो, इनॉल बनेगा ना, इनॉल में एक H को अगले पे देना है और ये बॉन्ड इधर किसका देना है, बन गया कीटोन। एक H इसको देना है। अब देखो इधर H नहीं देना है, इधर H नहीं देना है, इधर ही देंगे, सॉरी इधर दिया, इधर गया, इधर दिया, इधर गया, ठीक है। ये इनो कीटो रूप होता है ना। अब देखो, अब लास्ट रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है भाई, वही H2 के NiPTPD की उपस्थिति में Na के साथ साथ टेम्परेचर ले लो भैया, ये एल्किन बन जाएगा। एल्किन आगे 2 मोल ले लिया तो एल्किन बन जाएगा। तो एल्किन से एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से एल्काइन, एल्केन बनाने की अभिक्रिया, वही पैलेडियम कार्बन की उपस्थिति में लिंडलार का विकर्मक वाली वही रिएक्शन आ गई। पैलेडियम कार्बन लो तो ये क्या बनाएगा, सिस, वही, और Na और लिक्विड सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Na+NH4OH, ऐसे भी लिखा जा सकता है लिक्विड अमोनिया। इससे ट्रांस एल्किन बनेगा। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, एल्केन निर्माण में पढ़ चुके हैं, ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि ये लिंडलार कैटलिस्ट होता है। इसमें तुम्हें पता है कि ये होता है कार्बन, इसे चारकोल कहते हैं। चारकोल का काम क्या होता है, इस पैलेडियम के पावर को कम कर देना, रोक देना, पैलेडियम के पावर को रोक देना। इससे सिस ब्यूटीन बनती थी, इससे ट्रांस एल्कीन बनती थी, है ना। देखो अपचयन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है तो ये एक उत्प्रेरक अपचयन है। कैटलिस्ट इसमें NiPT प्रेजेंट है तो इसलिए इस रिएक्शन को उत्प्रेरक हाइड्रोजीकरण भी कहते हैं। क्रियाशीलता, पाई बॉन्ड की संख्या के आधार पर एल्कीन में ज्यादा, देखो एल्काइन में ज्यादा होती है, लेकिन पाई बॉन्ड जितने अधिक होंगे उसके, तो देखो इसमें देखो एल्काइन की ज्यादा क्रियाशील होता है अपचयन के लिए, ड्यू टू ये इसमें एसिडिक एच ज्यादा होता है, इसमें परसेंटेज एच कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, एच जल्दी टूटता है। एसिडिक जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना जल्दी एच देगा कि नहीं देगा भाई, देगा, है ना। वही तो बात है ना।
और देखो एल्काइन का अपचयन एल्कीन से फास्ट होता है, ये अपन को पता है। एल्काइन का अपचयन तो एल्कीन से फास्ट होता है, लेकिन एल्काइन पर एच एक्स का योग इस स्लो होता है ड्यू टू विनाइल कार्बोकेटाइन। विनाइल कार्बोकेटाइन के कारण ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है। बहुलीकरण में क्या है, मैंने तुम्हें बताया कि एक डबल बॉन्ड रह जाएगा, बाकी जुड़ जाएगा, ये पॉली एसिटिलीन बन जाएगी। यूज क्या होता है पॉली एसिटिलीन का? दो यूज होते हैं, रेफर टू एनसीईआरटी, पर इसमें ये यूज है, यूज इन बैक्टीरिया में इलेक्ट्रोड के रूप में, बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में। जो इलेक्ट्रोड बनती है ना, वो पहले पॉलीएसिटिलीन की बनती है। किसकी बनती है भाई? पॉलीएसिटिलीन की, बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में। और रेफर टू एनसीईआरटी तुम उसमें पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी में, है ना। अब देखो चक्रीय बहुलीकरण क्या है? रेड हॉट आयरन ट्यूब डालते हैं। ये देखो, ये बेंजीन निर्माण की अभिक्रिया भी है। ये सेम रिएक्शन अपन बेंजीन निर्माण में भी काम में लेते हैं। किसमें? बेंजीन निर्माण में भी, ठीक है। बेंजीन निर्माण की एक साधारण अभिक्रिया भी है ये। इसमें क्या लिया जाता है? एसिटिलीन या इथाइन ली जाती है। इथाइन ये लिया, इसे रेड हॉट ट्यूब से गुजारेंगे, यानी इधर से देखो ये रेड हॉट ट्यूब है, इसमें इथाइन डालेंगे और नीचे से बेंजीन निकलेगी। ये भाई सच में बढ़िया रिएक्शन है। रेड हॉट ट्यूब होती है, इधर से इथाइन डालेंगे, इधर से नीचे से बेंजीन निकलेगी, यही रिएक्शन है ये। इसमें होता है क्या है कि इनके एक एक बॉन्ड टूट जाते हैं सब जगह से, और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। रेड हॉट ट्यूब चक्रीय त्रिलेखीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रिलेखीकरण। ये तुम्हारे हो गया खत्म। और तुम्हारा बच रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो देखो, तुम्हें आज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मैं क्या सिखाता हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं, है ना। उनमें पूर्ण अनुनाद भी होता है ना। और उसमें हैकल का नियम भी पालन करना होता है, 4n+2, यानी पाई इलेक्ट्रॉन मतलब सीधी सी बात है, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो सम संख्या में नहीं होनी चाहिए। ये जो डबल बॉन्ड है वो सम संख्या में नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें 3 है, 3 2 5 विषम है, 3 2 5 विषम है। इसमें क्या क्या काउंट होना चाहिए? डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसमें जो लोन पेयर, पाई बॉन्ड और लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज काउंट होते हैं। इनका जो योग है टोटल, वो सम नहीं होना चाहिए, विषम होना चाहिए। यही हकल का नियम है, इसको रूल को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपन से ऐसे तो हकल के नियम का फॉर्मूला बता दो, पूछ भी सकता है भाई। पिछले साल के चैप्टर के हिसाब से तो पूछ भी सकता है पहले, है ना। तब इसमें देखो ये लोन पेयर है, और देखो 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, पर 2 में से एक ही काउंट होता है, क्योंकि एक ही रेजोनेंस में भाग लेता है। किसके पास भी रेजोनेंस है। पर देखो, ये पाइरोल है, ये फ्यूरॉन है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन की खासियत है उसमें कार्बन और एच होना चाहिए, उसमें कार्बन और एच होना चाहिए। पर यहाँ पाइरोल और फ्यूरॉन में NO आ रहे हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, पर ये एरोमेटिक तो है। तो अपन पढ़ रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसे एरिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिन्स। तो देखो, बेंजीन निर्माण अभी पढ़ा है इथाइन से, वही आयरन, रेड हॉट ट्यूब लो, हाई टेम्परेचर लो, हाई प्रेशर लो, ये त्रिलकीकरण हो जाएगा, बहुलीकरण हो जाएगा, ये बन जाएगी बेंजीन। अभी पढ़ी है पिछली बार। देखो, सोडियम बेंजोएट के सोडा लाइम कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये रिएक्शन तुम्हें अभी एल्केन एल्केन निर्माण में तुम्हें पढ़ाई थी, उससे हाइड्रोकार्बन भी बनता है, ये तुम्हें पता है। देखो, ये क्या होता है? देखो, सोडियम बेंजोएट के सोडा लाइम बिकार्बोक्सिलिक से। तो देखो, सोडियम बेंजोएट चाहिए तो पहले क्या अपन को चाहिए? बेंजोइक एसिड चाहिए होगा। कौन सा चाहिए होगा? बेंजोइक एसिड। इस रिएक्शन को कैसे कराएंगे भाई? इस रिएक्शन को कैसे कराएंगे? देखो, क्या है रिएक्शन? सोडियम बेंजोएट के सोडियम सोडा लाइम बिकार्बोक्सिलिक से। तो पहले तुम देखो, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसकी अभिक्रिया तुम देखो, ये एसिड है, एसिड की कोई रिएक्शन करा रहे हैं अपन, कौन सी? सोडियम डालने वाली। वही सोडियम डाला, इसमें एसिडिक गैस निकल जाएगा। वही अभी तो पढ़ाई मैंने एल्काइन में। और इसमें RCOO एक लवण बन जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें H2 गैस निकल जाएगी, ये वही पॉप साउंड टेस्ट देगी। ये तुम्हारा बन गया, ये बन गया तुम्हारा सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये देखो, कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट। कौन सा आयन है? कार्बोक्सिलेट। तो ये बन गया तुम्हारा सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब देखो, ऐसे तुम्हारा ये सोडियम कार्बोक्सिलेट बना है, ऐसे ही तुम्हारा ये बन जाएगा। अगर CH3COOH है तो Na की रिएक्शन से तुम्हारा बन जाएगा CH3COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ये बन जाएगा तुम्हारा सोडियम एथेनोएट। क्या बन जाएगा? सोडियम एथेनोएट, है ना। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड हो,
क्या हो, बेंजोइक एसिड हो, तो इससे भी H प्लस निकलेगा और Na से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा सोडियम बेंजोएट। बेंजोएट क्या बन जाएगा भाई, सोडियम बेंजोएट। अब सोडियम बेंजोएट बन गया तुम्हारा, जैसे ही ये सोडियम बेंजोएट बना, इस सोडियम बेंजोएट की अभिक्रिया करा दो तुम सोडा लाइम विद कार्बोक्सिलिकेशन से, तो तुम्हें पता है सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO। ये तो क्रियाकारक होता है, इसमें ये सहायक होता है सोडा लाइम में, क्रियाकारक में ये जाता है NaO और इस पूरे को ले जाएगा, ये निकाल देगा Na2CO3। अब इसकी मैकेनिज्म नहीं बता रहा मैं यहाँ पर, मैकेनिज्म तुम्हें पता है पहले कैसे होती थी, मैकेनिज्म तुम्हें पता है, पता है। और इसमें जो H है वो इस बॉन्ड से आके जुड़ जाएगा, ये बन जाएगी तुम्हारी बेंजीन, ये तुम्हारी बेंजीन बेंजीन। इसमें ये क्या होता है, ये इसको शुष्क रखने को काम करता है ना, ये वही होता है सोडियम बेंजोएट। बेंजीन बन गई तो तुम्हारी ये रिएक्शन भी पूरी हो गई, है ना, है ना, हो गई ना। सोडियम बिल्कुल, ये तो पढ़ी है भाई मैंने, पढ़ी है भाई, तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं। थर्ड रिएक्शन इसकी क्या है, फिनॉल की Zn चूर्ण के साथ अभिक्रिया, यानी फिनॉल रहता है अपना ये, फिनॉल की तुम Zn चूर्ण के साथ अभिक्रिया करा दो। अब इस Zn चूर्ण को मतलब Zn के टुकड़े लिए, इसे पीसा, पीसने के बाद बन गया Zn चूर्ण, Zn डस्ट। यानी डस्ट क्या होती है, मिट्टी तो होती है, Zn डस्ट इसे कहते हैं यशोधरज, यशोधरज। जेडन डस्ट को क्या कहा जाता है सादा भाषा में, यशोधरज। अब ये फिनॉल है, अपन को पता है फिनॉल में भी एसिडिक एच होता है, तो ये एच को ये फिनॉल बना देगा ZnO, ये जिंक ऑक्साइड करेगा, इसका क्या करेगा, देखो जेडन है और ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नीचे आता है, हाइड्रोजन नीचे आता है, Zn ऊपर आता है, तो ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी, ये इसका ऑक्सीडेशन करेगी, इसमें से ऑक्सीजन को हटाएगी, ऑक्सीजन को हटाया और ये H लगा दिया और यहाँ ZnO, ये बन गया जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बन गया भाई, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये तो तुम्हारी Zn जिंक फिनॉल के साथ Zn चूर्ण की अभिक्रिया हो गई। चौथी रिएक्शन है तुम्हारी BDC द्वारा बेंजीन निर्माण। अब देखो BDC क्या होता है, BDC इसको कहते हैं, ये वाला होता है BDC। देखो ये होता है, इसमें Cl एक होता है, N2 दो होते हैं, ये होता है तुम्हारा, इसे कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम आयन। देखो ये डाइएजोनियम आयन है, इससे क्या बनेगा, इससे ये बनता है भाई, ये बनता है N2 पॉजिटिव, क्या बनता है N2 पॉजिटिव। और इसका जब तुम रिडक्शन कराओगे H प्लस की उपस्थिति में, H प्लस की उपस्थिति में रिडक्शन कराओगे, अब तो भाई देखो अपचयन कराना है तो प्रबल अपचायक चाहिए होते हैं, तो प्रबल अपचायक इसमें एक तो आता है H3PO2 और एक आता है तुम्हारा C2H5OH, इन दोनों में से किसी की उपस्थिति में ये रिएक्शन करा दो, बेंजीन बन जाएगी। अब देखो ये क्या है, इसको अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेनेंट वाला चैप्टर है ना, कंटेनिंग चैप्टर, उसमें ये डाइएजो कंपाउंड आते हैं, डाइएजो जिनमें ये डबल एंड ये वाला बॉन्ड होता है, ये देखो ये बेंजीन है, इसको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, एन डबल बॉन्ड एन और ये Cl, ये वाला बॉन्ड है, ये डाइएजो कंपाउंड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डाइएजो। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो इसे कहते हैं बेंजीन, BNG डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहते हैं, क्या कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम। तो देखो ये तुम्हारे जो दोनों अपचायक है ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ ये बेंजीन डाइएजोनियम वाली रिएक्शन में ही काम आते हैं और कहीं काम नहीं आते, है ना। तो इनका अपचयन कराते हैं, अपचयन कराने से अपन को बेंजीन प्राप्त हो जाती है, तो ये बेंजीन निर्माण की अभिक्रिया है। अब तुम्हारे ये तो देखो निर्माण, अब अपन ने सिर्फ यहाँ देखो एरोमेटिक कंपाउंड तो बहुत तरह के होते हैं, है ना, वो एरिन्स तो बहुत तरह के होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पर अपन पढ़ते हैं सिर्फ बेंजीन के बारे में, बेंजीन के। और बेंजीन में भी देखो ज़्यादातर वही रिएक्शंस पढ़ी है अपन ने जिनमें बेंजीन तो पहले से ही होता है, बस ऊपर के समूह को हटाया जा रहा है,
बस एक ही त्रिलगी का वो एल्काइन से बेंजीन निर्माण, रेड हॉट ट्यूब की उपस्थिति में जो एल्काइन से बेंजीन निर्माण है उसमें एक एलिफेटिक यौगिक से एरोमेटिक यौगिक बन रहा है, तो वो एक अच्छी रिएक्शन है, वो एक काम की रिएक्शन है। अब देखो एरोमेटिक यौगिक के गुणधर्म, देखो रेफर टू एनसीईआरटी, पर मैंने तो लिख रखे हैं सारे। एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एरोमेटिक, ध्रुवीय अध्रुवीय होते हैं एरोमेटिक। सभी एरोमेटिक कंपाउंड की विशिष्ट गंध होती है। एरोमेटिक विशिष्ट गंध, एरोमा का मतलब होता है विशिष्ट गंध, यानी संगठन 90% एरोमेटिक कंपाउंड गंधित होते हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन द्रव होते हैं, ठोस होते हैं, गैस नहीं होते हैं क्योंकि बड़े कंपाउंड होते हैं। हाइड्रोकार्बन की रिंग 4 से 5 से स्टार्ट होती है, 5 से 6 से स्टार्ट होती है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जो सभी क्या होते हैं, द्रव या ठोस होते हैं। नेफ्थलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसकी संरचना क्या होती है, ऐसी होती है, ऐसी नेफ्थलीन की संरचना होती है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, रेजोनेंस होते हैं। इसे कपूर की गोलियां भी कहते हैं नेफ्थलीन को। तो कपूर की गोलियां का होती है सलभ प्रतिरोधी, मैंने तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ एक बार जब हमने नेफ्थलीन के बारे में पढ़ा था। ये जल में एगुलनशील, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कजली लौ के साथ चलते हैं। कैसी लौ के साथ, देखो कपूर कैसे चलता है, कपूर का चलना कैसा होता है, वही कजली लौ। जो इनकी जो नीचे की लौ होती है वो तो येलो होती है, पीली पीली, लेकिन ऊपर काली धुआं देते हैं, तो इसे कहते हैं कजली लौ के साथ चलना। अब देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जो रिएक्शंस हैं उनमें 3 ही रिएक्शंस होती हैं। एलो ESR रिएक्शन जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं जीओसी में, जीओसी में तुम्हें ESR रिएक्शन अच्छे से पढ़ी है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जीओसी में अच्छे से कराई थी तुम्हें रेजोनेंस वाले चैप्टर में, है ना, हाइड्रोमाइड। और दूसरी होती है योगज या संकलक अभिक्रिया, और एक होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, विशेष परिस्थितियों में होती है, ये नॉर्मली हो जाती है। तो देखो ये तो तुम्हें सब पता ही है यार। अब आज के लिए कितना ही काफ़ी है, कल कराएंगे ये चैप्टर, तुम्हारा कल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मेन रिएक्शंस बची हैं, ये अच्छे अच्छे रिएक्शंस हैं, इनको मैं तुम्हें ना धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। कल अपन स्टार्ट करेंगे अपना वही हेलो एल्केन, हेलो एरिन। इनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस हैं, ये सारी अच्छी रिएक्शंस हैं, इनको धीरे धीरे पढ़ना होगा। इनमें देखो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन आएगी, तुम्हारी नाइट्रेशन रिएक्शन आएगी, सल्फोनीकरण आएगी, अच्छी अच्छी रिएक्शंस आएंगी। तो इनको रिएक्शंस को ऐसे पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे, ताकि अच्छे से याद रहे, है ना। फ्रीडेल क्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया आएगी, कई प्रकार की अभिक्रिया आएंगी, ठीक है।